तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? फाइनल अकाउंट्स। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, आप बिजनेस करते हो, बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, या फिर कुछ लॉसेस आपको हो सकते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। और एक्चुअली आप अकाउंट्स इसीलिए पढ़ रहे हो। आपने जो भी जर्नल्स सीखे, आपने पहले जर्नल्स बनाया था, फिर आपने लेजर्स बनाए, फिर आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, और अभी आपको ट्रायल बैलेंस को देख के क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट बेसिकली बनते हैं दो पार्ट में। एक होता है आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आपका होता है बैलेंस शीट। तो पहले तो आपको इनका अकाउंट का डिफरेंस पता समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। ये क्लियर हो जाएगा तो आपको चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं वन बाय वन कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, बैलेंस शीट क्या रहेगा, और हर एक अकाउंट का एक पर्पज होता है, वो पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, एक नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं। कोई भी अपने माइंड में एग्जांपल ले लो। सपोज आपने एग्जांपल लिया, से फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का एग्जांपल ले लिया, किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक, हर एक बिजनेस का सेटअप कैसा होता है ना, बिजनेस का फैक्ट्री कहीं और लोकेशन पे होगा, ऑफिस किसी और लोकेशन पे रहते हैं। जैसे सपोज मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं, तो रिलायंस का जो रिफाइनरी है, जो इनका ऑयल का रिफाइनरी है, वो कहां पर है? जामनगर में, गुजरात में है। और इनका जो मेन बिजनेस का जो सेंट्रल ऑफिस है, वो कहां पर है? मुंबई में है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप ले लो आईटीसी का एग्जाम्पल। आईटीसी का जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है, वो कहां पर है? रंजनगांव में है, पुणे, पुणे के पास ही है। और जो इनका मेन बिजनेस है, वो कहां पर है? मुंबई में। मेन बिजनेस मतलब जो इनका बिजनेस का ऑफिस है, जो जहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो सारे बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है? फैक्ट्री किसी और लोकेशन पे है, ऑफिस किसी और लोकेशन पे है। गुड्स कहां बने? गुड्स बने फैक्ट्री में, और उसके बाद गुड्स बनने के बाद जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो फैक्ट्री में नहीं होगा। वो ऑफिशियल वर्क कहां पर हो रहा है? ऑफिस की लोकेशन पे हो रहा है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, उनके बिजनेस का फैक्ट्री किसी और लोकेशन पे रहता है, और इनका ऑफिस किसी और प्राइम लोकेशन पे रहेगा, मे बी इन द मेट्रो सिटीज एंड ऑल। आप किसी भी बिजनेस का एग्जाम्पल लेके देख लो, सारे बिजनेस में ऐसे ही होता है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्योंकि इनका जो प्लांट होता है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का हब रहेगा, वो किसी रूरल एरिया में रहता है, जो सिटी से बाहर ही रहेगा। ठीक, तो दैट मीन्स अभी हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ वर्कर तो प्लांट में भी काम करते होंगे, और कुछ वर्कर ऑफिस में भी काम करते होंगे। तो एज ए बिजनेसमैन मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे प्लांट में मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। सोचो ना, आपने फैक्ट्री सेटअप किया, फैक्ट्री में भी तो कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और कुछ एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में भी काम करते हैं आके। तो एज ए बिजनेसमैन आई शुड नो कि मेरे प्लांट की वजह से मुझे कितने प्रॉफिट्स लॉस हो रहे हैं, मेरी फैक्ट्री की वजह से मुझे कितने प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं। बिकॉज यहां पर ये अगर आप लॉस में चले गए सपोज, तो आप ऑफिस के एक्सपेंसेस कैसे पे करोगे? देखो, आप एक चीज समझना, यहां पे ऑफिस में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ऑफिस में कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो आप। ऑफिस में तो आप सिर्फ एम्प्लॉयज लेके बैठे हो। फैक्ट्री में जो गुड्स बन रहे हैं, जो गुड्स सेल हो रहे हैं, उसी के प्रॉफिट से आप ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी को पे करोगे। तो मैंने यहां पर क्या किया? मैंने आपके वर्क को, मैंने आपके जो जो भी आपका जॉब का नेचर था, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट चला गया फैक्ट्री के पास में, और एक पार्ट चला गया ऑफिस के पास में। एक पार्ट कहां चला गया? फैक्ट्री के पास में, और एक पार्ट चला गया ऑफिस के पास में। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वो बनता है फैक्ट्री के लिए, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वो बनता है ऑफिस के लिए। बिकॉज एज ए नेट आई शुड नो कि फाइनली मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। बिकॉज बिना ऑफिस के फैक्ट्री किसी काम की नहीं है, और बिना फैक्ट्री के ऑफिस किसी काम का नहीं है। बिकॉज फैक्ट्री में गुड्स बनने के बाद उनका मार्केटिंग भी करना है, सेल्स भी करना है, अकाउंटेबिलिटी भी करना है। देर इज वन एचआर डिपार्टमेंट, देर इज वन अकाउंट डिपार्टमेंट, वो सबका रोल रहता है बिजनेस में। बट ये लोग फैक्ट्री में जाके काम नहीं करते। ये लोग फैक्ट्री में जाके काम नहीं कर, फैक्ट्री में तो वर्कर काम करेगा जाके। तो मैंने यहां पे प्रॉफिट को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
एक प्रॉफिट कौन सा जो मुझे फैक्ट्री से आ रहा है, और एक प्रॉफिट कौन सा जो मुझे ऑफिस से फाइनली मिलेगा सारी एक्सपेंसेस को पे करने के बाद। तो एक्चुअली मैं यहां पे कर क्या रहा हूं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है ना यहां पे, उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं। एक पार्ट रहेगा ट्रेडिंग का और एक पार्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ट्रेडिंग मतलब बात हो रही है फैक्ट्री की, और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बात हो रही है ऑफिस की। ठीक, नेक्स्ट थिंग, एक दूसरा अकाउंट यहां पर जो है वो है बैलेंस शीट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करता है। बैलेंस शीट कभी भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करेगा। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। इट इज व्हाट, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट विच शोज कि आपके पास बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। उसके अलावा ये आपको स्टेटमेंट और कुछ पब्लिश नहीं करेगा। हर एक बिजनेस में आप अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हो। यूजली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। तो सपोज आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को और इसका क्लोजिंग होगा 2021 को आके। तो 31 मार्च 21 को हम लोग करते क्या हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स को रेडी करते हैं। मींस एट द एंड ऑफ द ईयर आई शुड नो ना कि मैंने पूरे साल में जो काम किया, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मेरी फैक्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, ऑफिस की परफॉर्मेंस कैसी है, मेरे पास कितनी मशीन बची हुई है, कितना कैश इन हैंड है, कितना प्लांट है, कितना बिल्डिंग है। तो ये सब आपको समराइज करना है अभी। तो आपने क्या किया, आपने साल भर पहले जर्नल्स बनाए, फिर आपने लेजर्स बनाए, फिर लेजर को आपने समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाया, और उस ट्रायल बैलेंस को देख के अभी आप क्या बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट जो बन गए एट द एंड ऑफ द ईयर, ये बन रहे हैं तीन पार्ट में। एक तो आपका हो गया ट्रेडिंग के लिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और एक आपका स्टेटमेंट हो गया बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग मतलब कि आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि आपके ऑफिस में कितनी एक्सपेंसेस, कितनी इनकम हो रही है, एंड बैलेंस शीट मतलब कि आपका स्टेटमेंट है कि एज ऑन 31 मार्च 2021 आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। तो इन दैट वे फाइनल अकाउंट तीन पार्ट में बनता है। ठीक, अभी मैं चीजों को थोड़ा सा इजी करूंगा आपके लिए। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अभी हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन। आपको याद होगा रेवेन्यू एंड कैपिटल मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक, आपको अगर ये समझ में आ गया, यू विल नॉट बिलीव, आप फाइनल अकाउंट का कोई भी सम आज ही सॉल्व कर दोगे। बट इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेंसेस को मैंने आपको सिखाया था कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आपका रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको प्लीज अच्छे से समझना, बिकॉज अगर आप ये समझ गए, आप फाइनल अकाउंट का आज अपनी बुक से कोई भी सम आज खुद सॉल्व कर दोगे आप। ठीक, तो एक्सपेंसेस को मैंने आपको सिखाया था कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। रेवेन्यू का प्रॉपर्टी किसी को याद है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? Occur on a regular basis and on a वेरी गुड। तो एक्सपेंसेस विच आर डन ऑन द रेगुलर और रिकरिंग बेसिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल मींस नॉन रेगुलर और नॉन रिकरिंग बेसिस। चलो, तो पहले मैं आता हूं अभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस के ऊपर। आपने इसके आगे नहीं पढ़ा था, सिर्फ इतना ही पढ़ा था आपने। अभी मैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस को फर्दर क्लासिफाई करूंगा, दो पार्ट में करूंगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो वन इज व्हाट, डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड वन विल बी इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट, देखो रेवेन्यू मतलब क्लियर होना चाहिए आपको भी। रेवेन्यू मींस कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप रूटीन बेसिस पे पे करते हो। एम्प्लॉयज की सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी एक्सपेंसेस आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करते रहते हो। तो मैंने इन एक्सपेंसेस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अभी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो नाउ व्हाट इज डायरेक्ट? तो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस
done in factory premises is called as direct revenue expenditure. And revenue expenses, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, रेवेन्यू को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. वन इज डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड वन इज इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डायरेक्ट कौन से होंगे? विच आर डन इन द फैक्ट्री. एंड इनडायरेक्ट कौन से होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच आर डन इन ऑफिस. देखो ना, अभी ऑफिस में भी तो स्टाफ काम करता होगा ना, ऑफिस में भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, ऑफिस का भी रेंट आप पे करते होगे. तो मैंने एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक एक्सपेंसेस कौन सी? जो आप फैक्ट्री में पे करोगे, और एक एक्सपेंसेस कौन सी है? जो आप ऑफिस में पे करोगे. नेक्स्ट थिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस directly contributes in the production of goods and service. That means अगर आप इन एक्सपेंसेस को नहीं करोगे तो आप अपनी फैक्ट्री में गुड्स नहीं बना पाओगे. मीन्स ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तो अगेन मैं बोल रहा हूं, क्लासिफिकेशन समझ लो अच्छे से, चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको. मैंने यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दो पार्ट में फर्दर सब डिवाइड किया है. वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कौन से एक्सपेंसेस हैं? जो आप फैक्ट्री प्रीमाइसेस में करोगे, एंड विदाउट दैट आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जो बात हो रही है, दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंसेस तो हैं, बट ये गुड्स को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं, आपका ऑफिस की लाइट का बिल. अगर आप ऑफिस की लाइट का बिल पे मत करो तो भी फैक्ट्री में गुड्स बन जाएंगे. बट अगर आप फैक्ट्री की लाइट का बिल पे मत करो तो गुड्स नहीं बन पाएंगे. फैक्ट्री का रेंट मत पे करो, गुड्स नहीं बनेंगे. रॉ मटेरियल परचेज मत करो, गुड्स नहीं बनेंगे. So direct expenses are those expenses which directly contributes in the production of goods and service. Without these expenses आप goods को produce नहीं कर पाओगे. And indirect कौन से expenses जो हम ऑफिस में करेंगे? जैसे मैंने बोला था, हर एक बिजनेस का सेटअप कैसा रहता है, ऑफिस किसी और लोकेशन पे, फैक्ट्री किसी और लोकेशन पे. तो कुछ एक्सपेंसेस आप ऑफिस में करते हो, कुछ फैक्ट्री में करते हो. तो जो फैक्ट्री में कर रहे हो वो कौन सी एक्सपेंसेस हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और जो ऑफिस में करोगे वो एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनडायरेक्ट्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जांपल फॉर दिस, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा. जैसे मैं बोलूं आपसे, वेजेस पेड टू द लेबर. वेजेस पेड टू लेबर्स. तो लेबर्स ऑफिस में काम नहीं करते हैं, लेबर्स फैक्ट्री में काम करते हैं. और अगर आप वेजेस पे नहीं करोगे तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल बोलूं आपसे, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. परचेज ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल. उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल. उसके अलावा फ्यूल, कोल, ये सब चीजें ऑफिस में यूज नहीं होती है, ये सब चीजें फैक्ट्री में यूज होती है. तो फैक्ट्री का रेंट अगर आप पे नहीं करोगे, गुड्स नहीं बन पाएंगे. फैक्ट्री का लाइट बिल पे नहीं करोगे, गुड्स नहीं बनेंगे. लेबर्स को वेजेस पे नहीं करोगे, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. रॉ मटेरियल परचेज नहीं करोगे, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. फैक्ट्री में मशीन को फ्यूल चाहिए, कोल चाहिए, पावर चाहिए. तो दीज ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इट मींस आप इन एक्सपेंसेस के बिना गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करोगे. और एक चीज समझ लो आप, ऑफिस फैक्ट्री की वजह से ही एग्जिस्ट करता है. ऑफिस एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ फैक्ट्री.
फैक्ट्री बंद तो ऑफिस बंद हो जाएगा अपने आप। तो यहां पर आप कौन से एक्सपेंसेस दिखा रहे हो जो आप फैक्ट्री में करोगे, और ये इन एक्सपेंसेस के बिना आपके गुड्स, आपकी सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। ठीक। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस आपको ऑफिस में भी करनी पड़ेंगे अभी, क्योंकि ऑफिस में भी तो कुछ स्टाफ काम कर रहा होगा। कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफिस में काम करेगा, ऑफिस का लाइट का बिल आएगा, ऑफिस का रेंट जाएगा, ऑफिस में भी कुछ क्लीनर्स होंगे, ऑफिस में कुछ स्टेशनरी परचेस करते होगे आप लोग। तो जो भी एक्सपेंसेस आप ऑफिस में करोगे, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस गुड्स के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का टेलीफोन बिल, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, इन एक्सपेंसेस को पे मत करो, कुछ नहीं होगा, फिर भी गुड्स आपके बन जाएंगे। और इन एक्सपेंसेस को मैं सेपरेटली कहां पे शो करूंगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। तो एज ए समरी इस चीज को समझो आप। हमने पहले क्या पढ़ा था, एक्सपेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था रेवेन्यू, एक था कैपिटल। रेवेन्यू को मैंने फर्दर सब डिवाइड किया अभी दो पार्ट में, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी है, जो गुड्स को बनाने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स करेंगे। मींस विदाउट डूइंग दीज एक्सपेंसेस आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और इन सारी एक्सपेंसेस को आपको फाइनल अकाउंट्स में कहां पर दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सी हैं, जो आप ऑफिस में करने वाले हो, ऑफिस का बिल, स्टेशनरी, पोस्टेज, देन आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, ये सब एक्सपेंसेस ऑफिस में होती है और इनके बिना गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसी सारी एक्सपेंसेस आपको कहां पे दिखानी है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। पहले तो मुझे बताओ यहां तक इसको क्या डाउट है, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कृष्णा क्लियर है? कृष्णा कोई डाउट? नो सर। वेदांगी क्लियर है आपको? यहां तक कोई डाउट प्लीज बताओ मुझे। वेरी गुड। निशिका क्लियर है? यस सर। सना कोई डाउट? नो सर। परफेक्ट। रचित? नहीं सर। सानवी क्लियर है? यस सर। चलो गुड। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस का। अभी आते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। यहां पर आपको कुछ क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंसेस, एज वी हैव डिस्कस्ड, दीज एक्सपेंसेस आर व्हाट, नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर मींस इन एक्सपेंसेस को आप बार बार नहीं करोगे। जैसे मशीन परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, प्लांट परचेस करना, पूरी लाइफ में जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे, दीज ऑल एक्सपेंसेस विल क्रिएट एसेट इन द बिजनेस। व्हाट इट विल क्रिएट द एसेट इन द बिजनेस, और इसको आपको बैलेंस शीट के अंदर ही शो करना है। दैट मीन्स एज ए शॉर्टकट अपने माइंड में रखो, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी। वो कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, और विच साइड, ऑन द एसेट साइड। तो ये तो क्लासिफिकेशन आपका हो गया एक्सपेंसेस का। तो एज ए शॉर्टकट फिर से एक बार समरी देख लो इस चीज का, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का। एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैपिटल कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, ऑन द एसेट साइड। रेवेन्यू को आपने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहां पर चला गया, डायरेक्ट चला गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बिकॉज इनके बिना आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और इनडायरेक्ट कहां पर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स। कमिंग टू द इनफ्लो ऑफ मनी, जिसको हम इनकम्स भी बोलते हैं कभी कभी। तो मैं यहां पे इनफ्लो वर्ड यूज करूंगा, मैं इनकम वर्ड यूज नहीं करता हूं, इनफ्लो ऑफ मनी। तो बिजनेस में दो ही काम तो मेन होते हैं, या तो मनी इन होगा या मनी आउट होता रहता है ना। तो इनफ्लो ऑफ मनी की मैं अगर बात करूं, तो एक्चुअली इनफ्लो ऑफ मनी भी दो टाइप का होता है। एक होता है रेवेन्यू इनफ्लो,
एक होता है कैपिटल इनफ्लो ऑफ मनी। एक क्या हो गया? कैपिटल इनफ्लो ऑफ मनी। अगेन द डिफरेंस इज सेम। रेवेन्यू वर्ड जहां पर भी यूज करेंगे हम लोग, इट मींस रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार इनफ्लो होगा। और कैपिटल वर्ड कहीं पे भी यूज करो, इट मींस नॉन रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू इनफ्लो को मैं यहां पर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। वन इज डायरेक्ट, और इस चीज को आप इनकम बोल सकते हो, ठीक है। वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। देखो क्या होता है ना, हर एक बिजनेस का ना एक कोर एक्टिविटी होता है। सपोज आपने कल को एक फर्नीचर का शोरूम ओपन किया सपोज, तो आपके बिजनेस का नेचर क्या है? फर्नीचर को सेल करना। तो उससे आपके पास जो इनकम आ रही है वो आपके बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आप सोचो ना, अपने माइंड में इमेजिन करके देखो, आप कल को कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो हर एक बिजनेस का एक कोर सोर्स ऑफ एक्टिविटी होता है। सपोज आपने डोमिनोज का आउटलेट ओपन कर दिया कल, तो आपके बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम कहां से आएगा? पिज्जा को सेल करके आएगा। तो जो हम लोग गुड्स को सेल करके इनकम अर्न करते हैं, वो कौन सी इनकम होती है? डायरेक्ट इनकम। बिकॉज देखो ना, आपने उसी पर्पज से बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो जो गुड्स को सेल करके इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट इनकम। बिकॉज यही तो आपके बिजनेस का काम था, गुड्स को सेल करना। यही तो आपके बिजनेस का काम था ना, गुड्स को सेल करना। तो ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। कोई भी इनकम अगर डायरेक्ट नेचर की है तो आपको पूरी लाइफ में उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही शो करना है। तो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, अगर डायरेक्ट है तो वो कहां पर जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट। बिकॉज इसी की वजह से आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। बट बिजनेस में आपको सेल ऑफ गुड्स के अलावा भी कई बार और इनकम्स होती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपसे, सपोज आपका एक बिजनेस है और आपने कुछ सरप्लस मनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या आपने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर दिए, या आपने कुछ मनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको इनकम वहां से भी तो आ सकती है ना। तो ऐसी इनकम जो बिजनेस के ऑपरेशन से जनरेट नहीं हो रही है, जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं यहां पे। सपोज आपने कल को एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने डोमिनोज का एक आउटलेट ओपन कर दिया, एक फ्रेंचाइजी लिया आपने डोमिनोज को और आपने इसको ओपन कर दिया। तो आपके बिजनेस का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? जो इनकम आपके पास आएगी, मेन सोर्स ऑफ इनकम बाय सेल ऑफ पिज्जा एंड ऑल, ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये इनकम क्या हो गया? आपका डायरेक्ट इनकम। बिकॉज आपके बिजनेस का ये नेचर है पिज्जा को सेल करना। बट बिजनेस में हम कुछ और भी तो इनकम अर्न कर सकते हैं ना कहीं और से। सपोज आपने पिज्जा का आउटलेट ओपन किया, कुछ मनी को आपने सपोज किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ आपने सपोज कोई लैंड परचेज कर ली, कुछ आपने म्यूचुअल फंड परचेज कर लिए सपोज, तो आपको इनकम यहां से भी तो आ सकती है ना अभी। बट ये जो इनकम आपको मिलेगी ये आपके बिजनेस से नहीं आ रही है। इनकम तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपके बिजनेस को ऑपरेशन शेयर्स परचेज करना नहीं था, आपके बिजनेस को ऑपरेशन म्यूचुअल फंड परचेज करना नहीं था, आपके बिजनेस को ऑपरेशन तो पिज्जा को सेल करने का था। तो पिज्जा को सेल करने से जो इनकम आ रही है वो कौन सी इनकम हो गई? डायरेक्ट इनकम। क्योंकि ये इनकम आपके बिजनेस के ऑपरेशन से ओरिजिनेट हो रही है। और ऐसी इनकम को आप कहां पर दिखाओगे? आप दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और उसके अलावा आप और भी इनकम अर्न कर सकते हो। ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे इनडायरेक्ट इनकम। इनकम तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये इनकम कौन सी है? इनडायरेक्ट इनकम्स। और ऐसी इनकम्स को आप कहां पर लेके जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बहुत इजी टॉपिक है, बस समझना जरूरी है क्लासिफिकेशन इसको। उसके बाद कोई भी ऐसा इनफ्लो विच इज ऑफ कैपिटल इन नेचर, मींस कोई भी ऐसा इनफ्लो जो आपको बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपसे, बैंक लोन। सपोज आपने बैंक से लोन लिया, तो मनी का इनफ्लो होगा बिजनेस में। क्या बैंक लोन आप बार बार लोगे? सोच के देखो, नो। हम बैंक लोन बिजनेस में बार बार नहीं लेते हैं। तो कोई भी ऐसा इनफ्लो जो बिजनेस में होगा, दैट इनफ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल इनफ्लो। और पूरी लाइफ में ये आपके लिए क्या बनाएगा? लायबिलिटीज बनाएगा।
तो ये क्लासिफिकेशन आपका हुआ इनकम्स का और यू कैन से इनफ्लोस का, ठीक है ना। तो एज ए समरी, इसका समरी बहुत समझ रखना अपने माइंड में, बिकॉज पूरा चैप्टर इसी पे आपका करेगा, ये आपकी फाउंडेशन रहेगी यहाँ पे। तो इनकम्स को भी मैंने यहाँ पर, और इनफ्लो की मैं बात करूं अगर, तो इसको भी मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज रेवेन्यू इनफ्लो एंड वन इज कैपिटल इनफ्लो। रेवेन्यू को मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से इनकम आ रही है आपको, वो सब कहां जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। और बाकी की जो अदर इनकम्स आपको मिल रही हैं वो सब कहां चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कोई भी ऐसा इनफ्लो जो रूटीन बेसिस पे बिजनेस में नहीं होगा वो कहां पर चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर ऑन द लायबिलिटी साइड। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इनफ्लोस ऑफ मनी। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन दोनों क्लियर है तो विल नॉट बिलीव चैप्टर से इजी कोई चैप्टर नहीं है अकाउंट्स में। क्योंकि आपके पास देखो आपको करना क्या है, अभी करना आपको ये है कि क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा। और मैंने क्या सिखाया था आपको, ऑन द डेबिट साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट रिकॉर्ड करते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ऑन द क्रेडिट साइड व्हाट वी रिकॉर्ड, ऑल लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू इनकम्स। तो आपका सिर्फ छोटा सा काम यहां पर क्या है, एसेट को उठा के डाल दो बैलेंस शीट के अंदर, एसेट में, लायबिलिटीज को ले जाओ बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन करो, चूज करो इसमें से कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम वे रेवेन्यू इनकम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देना, वन इज डायरेक्ट वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहां पे चला गया, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट कहां पर चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा। तो आपका काम सिर्फ छोटा सा क्या है, पिक करना है आपको, रेलेवेंट आइटम को सही जगह पे प्लेस करना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका काम यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आइटम को पिक करना है, उसका पोजीशनिंग करना है करेक्ट प्लेस पे। वो मैंने आपको सिखाया है, अभी एसेट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एसेट। बस डिफिकल्टी थोड़ी सी कहां पर आती है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करने में, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। उसका मैंने आपको शॉर्टकट क्या दिया, मैंने शॉर्टकट आपको ये दिया, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा, मींस जिसके बिना आप गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऑल सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आंख बंद करके ट्रेडिंग में जाएंगी। और फिर भी मैं अगर आपको बोलूं तो यूजली जो सब में एक्सपेंसेस आती हैं डायरेक्ट वाली, वो कौन कौन सी आती हैं, वेजेस मिलेंगे आपको, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, कोल, पावर, फ्यूल, परचेज, देन कैरिज इनवर्ड्स। यूजली आपको यही एक्सपेंसेस मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो इनको थोड़ा सा अपने माइंड में रख लो। ये एक्सपेंसेस होती हैं फैक्ट्रीज के अंदर, और इन एक्सपेंसेस को आपको ट्रेडिंग में शो करना है। और इनडायरेक्ट में क्या क्या मिल सकता है, देखो आपको यहां तो कुछ भी मिलेगा आपको, इनफैक्ट स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन। तो यहां पर तो देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, बट डायरेक्ट में एक्सपेंसेस कुछ लिमिटेड ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो अपने माइंड में रखो इस चीज को, वेजेस हो गया, लाइटिंग फैक्ट्री का हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, कोल हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स, कैरिज इनवर्ड्स, ये सब एक्सपेंसेस हम लोग फैक्ट्री के अंदर ही करते हैं। और ये एक्सपेंसेस आपके गुड्स को प्रोडक्शन करने में कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली करती है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। अभी मुझे बताओ क्लासिफिकेशन में किसको कहां पर डाउट है, फिर मैं आता हूं फॉर्मेट के ऊपर। क्लासिफिकेशन क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? क्लियर? तो हम लोग आते हैं अभी फॉर्मेट के ऊपर।
अकाउंट्स में हर चीज का एक फॉर्मेट रहता है, तो प्लीज फॉर्मेट से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना एग्जाम्स के अंदर। पहले जो आएगा फॉर्मेट वो आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत इजी फॉर्मेट है, फॉर्मेट में भी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। particulars, amount, particulars and amount. Write debit and credit. Now listen very carefully. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंबाइंड बनता है, ऊपर ट्रेडिंग नीचे प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों अकाउंट क्या बनेंगे? कंबाइंड, बिकॉज इन दोनों अकाउंट में आप क्या शो कर रहे हो? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स। तो देखो अभी ये अकाउंट जो स्टार्ट होगा, ऊपर अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर वाला। तो आप इसको स्टार्ट करोगे टू ओपनिंग स्टॉक, मींस एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितना ओपनिंग स्टॉक था गुड्स। उसके बाद आंख बंद करके सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे शो कर दो, ओनली डायरेक्ट, बिकॉज फर्स्ट बनेगा ट्रेडिंग, देन उसी के नीचे क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, परचेज आपने कुछ किया तो परचेज दिखा दो, कुछ रिटर्न्स हैं तो माइनस कर दो, कुछ वेजेस आपने पे किए तो वेजेस दिखा दो, फैक्ट्री की लाइटिंग है तो वो दिखा दो, फैक्ट्री का रेंट है तो वो दिखा दो, सब दिखा दो बस यहां। बट कौन से? ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बन रहा है कंबाइंड, ऊपर वाला अकाउंट ट्रेडिंग, नीचे वाला अकाउंट P&L। एंड ट्रेडिंग में वी हैव टू शो ओनली एंड ओनली द डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऑन द क्रेडिट साइड मैंने क्या बोला आपको? इनकम्स आएंगी यहां पे अभी, तो कौन सी इनकम आएंगी? ओनली डायरेक्ट इनकम, बस और कुछ नहीं आएगा। तो राइट हियर बाय सेल्स अकाउंट, तो जो भी आपने गुड सेल किए ड्यूरिंग द ईयर, बस वही मेरी डायरेक्ट इनकम है। कुछ अगर सेल्स रिटर्न है तो यहां से माइनस कर देना, और अमाउंट को आउटर कॉलम में यहां पे ऐसे दिखाते जाना। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास जो स्टॉक बच गया ऑफ गुड्स, जो आप इसको सेल नहीं कर पाए हो, उसको आप यहां पे शो कर दो, और आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया, और कुछ नहीं करना आपको इसमें। उसके बाद अभी आपको चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस हुआ पूरे साल में, बिकॉज दिस अकाउंट इज फॉर द ईयर, दिस अकाउंट इज व्हाट? फॉर द ईयर। ठीक, नाउ यू हैव टू चेक कि आपको बिजनेस में पूरे ईयर में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको, टोटल करो क्रेडिट साइड का। सर्कल मत बनाना, नहीं आपको समझाने में आ रहा हूं, सर्कल का नॉट ए पार्ट ऑफ फॉर्मेट, ठीक है ना। टोटल कर लो क्रेडिट साइड का, बिकॉज क्रेडिट साइड डिनोट्स द इनकम, उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दो। क्रेडिट साइड शोज द इनकम, डेबिट साइड शोज व्हाट? एक्सपेंसेस। तो अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है यहां पे, दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट, दैट मीन्स व्हाट? यू आर इन प्रॉफिट, and that profit is called as what? Gross profit. That is called as what? Gross profit. In case if debit side is more, that means आपको फैक्ट्री में ही लॉस हो गया, अभी आपको फैक्ट्री में ही लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप क्या बोलोगे? बाई ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आर द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। If credit side is more, that means you are in profit. That profit is called as what? Gross profit. On the reverse, if debit side is more, that means you are in loss. That loss is called as what? Gross loss. और इसको करने के बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आपके पास आया, अभी देखो ना, मैं बात करूं अगर ऑफिस की, ऑफिस में कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, ऑफिस के एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो इसी प्रॉफिट से आपको अभी पे करनी है। सोचो आप, ऑफिस में आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करे, बट उनको भी तो सैलरी पे करनी है ना अभी। तो अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आया, फर्म इस प्रॉफिट को यूज करेगी टू पे ऑफ ऑल द ऑफिस एक्सपेंसेस।
तो अगर सपोज आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया तो आप उसको ब्रॉट डाउन करोगे, यू विल राइट हियर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद आंख बंद करके जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस में कुछ सैलरी पे किया, कुछ आपने ऑफिस में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कुछ सपोज बैड डेब्ट्स हो गए, कुछ आपने स्टेशनरी परचेज किया, कुछ पोस्टेज, कुछ भी हो सकता है यहां पे। तो इन शॉर्ट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द P&L अकाउंट। और अगर आपके पास कुछ इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बोला था ना, कुछ आपने सपोज किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, कुछ आपने बैंक में इंटरेस्ट रिसीव किया, तो कोई भी ऐसा इनकम जो आपको अपार्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो अपार्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स कोई और भी इनकम अगर आपको हो रही है तो वो इनकम आपको सेपरेटली शो करनी है प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पूरा रेडी हो गया। एट द एंड नाउ यू हैव टू चेक कि फाइनली हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको भी क्या चेक करना है कि फाइनली आपको बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अगेन सेम काम करो, टोटल कर लो क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड माइनस कर दो यहां से। इफ क्रेडिट साइड इज मोर दैट मीन्स स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर दैट मीन्स यू आर इन लॉस। तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। If credit side is more, that means you are in profit. That means that profit is called as what? Net profit. And if debit side is more, that means you are in loss, and that loss will be called as what? Net loss. और ये आपका भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एज ए समरी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने आपको समझाया मैंने यहाँ पे वही काम किया। ये सारी एक्सपेंसेस कौन सी थी? डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये क्या थी? डायरेक्ट रेवेन्यू इनकम, डायरेक्ट रेवेन्यू इनकम्स। ये एक्सपेंसेस कौन सी थी? सारी की सारी इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और ये इनकम्स कौन सी थी आपकी? इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम, इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम्स। ये आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग एंड P&L अभी रेडी हो गया। After that, you have to make one balance sheet also. And you will write here balance sheet as on, जो भी डेट रहेगा वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एंड इसका भी एक फॉर्मेट रहेगा। The left side you have to write the liabilities. यहाँ पे liabilities, amount, एसेट्स एंड अमाउंट। यहां पर गलती से भी DRCR वर्ड यूज मत करना, बिकॉज बैलेंस शीट इज एक्चुअली नॉट ए अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए समरी एट द एंड ऑफ द ईयर कि आपके पास कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितने एसेट्स हैं। बैलेंस शीट एक्चुअली एक समरी होता है, इट इज ए स्टेटमेंट विच शोज कि 31 मार्च को आपके पास कितनी मशीन बच गई है, कितने बिल्डिंग है, कितने प्लांट है, कितना फर्नीचर है, तो दैट शोज बाय द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट रहता है, सबसे ऊपर आपको कैपिटल शो करना होगा। सबसे ऊपर आपको क्या शो करना है? कैपिटल। उसके बाद जो भी अमाउंट आपके पास कैपिटल में दिया है, कुछ ड्राइंग्स है तो माइनस कर देना, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट अभी अर्न किया ना, तो अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर देना यहां पे, और अगर नेट लॉस है तो उसको माइनस कर देना कैपिटल से। और उसके बाद जो फाइनल नंबर आएगा उसको आप आउटर कॉलम में शो कर सकते हो। कैपिटल के बाद आपके पास जो लॉन्ग टर्म के लोन्स वगैरह रहते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड ऑल, वो सब शो कर दो। कुछ करंट लायबिलिटीज आपके पास हो सकती है। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? क्रेडिटर्स, कुछ अगर बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपको शॉर्ट टर्म में रीपे करनी है। तो करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस चीज को, विच हैज टू बी रीपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर।
कमिंग टू द एसेट साइड, सबसे ऊपर शो करना फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड में कौन से आएंगे? मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। तो दीज ऑल आर व्हाट? फिक्स्ड एसेट। तो मशीन कुछ है अगर तो, बिल्डिंग, प्लांट एंड ऑल, ये सब कुछ यहां पे शो कर देना। उसके बाद आपको शो करना है करंट एसेट, और इसमें आपको वही डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, देन स्टॉक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो इन दैट वे आप यहां पर पूरा का पूरा बैलेंस शीट यहां पे रेडी कर सकते हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि बैलेंस शीट का ना दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है। कैश एट बैंक। इसके बाद जब पूरा प्लेसमेंट आप कर दोगे, देन आपको टोटलिंग करना है, एंड टोटलिंग दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस देयर आर सम मिस्टेक्स। तो इसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स यहां पे आके खत्म होगा। तो क्लासिफिकेशन अपने माइंड में रखो। बाकी आई डोंट थिंक इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में अभी एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं आ रहा है। बिकॉज फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स भी आती है, वो भी आज डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो एग्जाम के बाद ही मैं डिस्कस करूंगा उस चीज को। तो अभी अपने माइंड में सिर्फ इतना रखो, क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आएगा, दे विल गिव यू वन ट्रायल बैलेंस, उसको देख के आपको 3 अकाउंट रेडी करने हैं। वन इज ट्रेडिंग, वन इज P&L, वन इज बैलेंस शीट। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, फिर से समझ लो इस चीज को। ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 साइड हैं, एक साइड डेबिट साइड, एक साइड क्रेडिट साइड, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। जितने भी एसेट्स हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगी क्रेडिट साइड में। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो वो डेबिट में मिलेगी आपको, कोई भी रेवेन्यू इनकम अगर है तो आपको क्रेडिट में मिलेगी। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ आइटम को पिक करके राइट जगह प्लेसमेंट करना है। एसेट को उठा के बैलेंस शीट में डाल दो, लाइबिलिटीज को पिक करो बैलेंस शीट में ले जाओ, रेवेन्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चला जाएगा ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम वे रेवेन्यू इनकम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम चली जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड इनडायरेक्ट चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था आपका पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट का बेसिक्स फाउंडेशन। अभी मुझे बताओ किसको कहां पे क्या डाउट है। अगर आपको आज की क्लास क्लियर है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डायरेक्टली सम कर सकते हैं। कृष्णा कहां पर क्या डाउट है बताओ मुझे। नो डाउट सर। वेरी गुड। वेदांगी डाउट है यहाँ पे कहीं पे भी? No, sir. क्लियर। निश्चिता क्लियर है आपको? Yes, sir. सना कहीं पे कोई डाउट? No, sir. परफेक्ट। रचित क्लियर है? हाँ सानवी कहीं पे कोई डाउट? No, sir. परफेक्ट। तो आप लोग प्लीज बिफोर द नेक्स्ट क्लास इसको पूरा अच्छे से पढ़ के रखो, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर में कुछ नहीं है और सिर्फ प्लेसमेंट है और कुछ नहीं है, बिकॉज एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में अभी नहीं आ रही है। क्योंकि डिफिकल्टी कहां पर आएगी? एडजस्टमेंट के पार्ट में आती है। डिफिकल्टी नहीं इनफैक्ट वो भी, बट थोड़ा सा ट्विस्ट आपको वहां पे मिल सकता है, बट यहाँ पर कोई ट्विस्ट एग्जाम में नहीं आएगा। सिंपल प्लेसमेंट है और कुछ नहीं है। प्लीज बिफोर द नेक्स्ट क्लास पूरा पढ़ के रखो, सो दैट हम लोग डायरेक्टली सम को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो अभी के लिए मैं इतना रखूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं।